अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, और ये सुबह हमने देखा कि ऐसे हुई कि बारिश के साथ हमने देखा कि ये जनाब सुबह हमें मिली। और जब हम घरों से निकल रहे थे, स्पेशली कराची वाले, क्योंकि कराची के कुछ अजला में, कुछ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बड़ा खुशगवार है। लेकिन अब जो ये बारिश हो रही है, सवाल ये है कि ये पूरा दिन जारी रहेगी, तेज़ होगी, हल्की होगी? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आगे चल के बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन सबसे पहले हम मौसम की ही बात करते हैं। क्या सिंध, क्या पंजाब, क्या बलूचिस्तान, सैलाब ने सब कुछ डबो दिया है। फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी हलाक हुए, सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आ गए, हज़ारों घर मुनहदिम हुए, लोग बेघर हो गए, इमदाद के मुंतज़र नज़र आते हैं। ये जो अब हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं, ये दिल खराश मनाजिर हैं। ये देख के हमें दुख होता है, क्योंकि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, मदद के, इमदाद के मुंतज़िर है, जो बहुत देर पहले फैसल इन तक पहुँच जानी चाहिए थी। सैलाब की तबाहकारियाँ अपने पीछे कई कहानियाँ छोड़े जा रही है, और ऐसी ही एक कहानी जो कि एक बड़े ही सुरीले इंसान की थी, लेकिन वो सुरीला इंसान भी बड़ी तकलीफ़ और मुश्किल में है। आपको याद होगा, कनायारी गद्दारी इश्क नामे गार ऐदा, इस गाने से मशहूर हुए थे वटी। बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से ये भी शदीद मुतासर हुए हैं। वो किस हाल में है, उनकी क्या सिचुएशन है, और क्या उनकी मदद को कोई आया है, नहीं आया है, इस पे भी शो में बात करेंगे। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं बारिशों की, तो सिंध में एक और नया स्पेल एंटर हो गया है, जो 25 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिशों के सबब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा जो मरहला है, दोबारा से मुलतवी होने का खदशा है। जामशोरो और टंडोला यार के बाद हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी रिटर्निंग ऑफिसर को ख़त लिख दिया है। सो बारिश की वजह से अगेन, अब ये पता नहीं इसके पीछे मेन रीज़न फैसल बारिश ही है या फिर कुछ और है, ये जानेंगे ना शो में। हुकूमत का गैर ज़रूरी दरामदात पर काबू पाने का मिशन, मुतअद्दिद पुरतायुश अशिया की दरामद पर 10 से 100% तक इजाफी ड्यूटी आयद कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसमें गाड़ियां हैं, मौसीकी के आलात हैं, फर्नीचर है और दीगर अशिया शामिल हैं। कपड़ों, जूतों, गोश्त, मछली, फल, सब्जियों, इस पर भी इजाफी टैक्स देना होगा। कितना देना होगा, ये भी हम शो में आपको बताएंगे। इसके अलावा वफाकी काबीना ने फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए कतर हुकूमत और पाक फ़ौज के माबैन मुआहदे की मंजूरी दे दी है। और कतर ने 20 नवंबर से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाक फ़ौज से मदद मांगी थी। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। सबसे पहले आज हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में हम अगेन से वही बात करेंगे कि सैलाब की वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं पूरे मुल्क में, उसकी अगर हम बात कर लें तो सिंध भर में तूफ़ानी बारिशों और बेरहम सैलाबी रैलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये भी सिर्फ हम सिंध की स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, बलूचिस्तान का भी जिक्र नहीं है, पंजाब का भी ये भी इसमें जिक्र नहीं है। माल मवेशी, घर बार सब कुछ ख़त्म हो गया है। 23 अजला आफतज़दा करार दे दिए गए हैं। 9 दिन की बारिश के बाद खैरपुर की गलियाँ और सड़कें पानी हो गई हैं। और बात की जाए नौशेरो फिरोज़ की, यहाँ कई देहात डूबे हुए हैं। ऐसे में समा की टीम्स जो हैं वो कवरेज के लिए मुतासरा इलाकों में पहुँच गई हैं। कहाँ पहुँचे हैं हमारे नुमाइंदे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में समा फ्रंट फुट पर। जहां इंतजामिया ना पहुंची, वहां समा की टीम पहुंच गई। इंतजामिया यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। जिले इंतजामिया हो, पीडीए में हो, सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई नजर नहीं आ रहा। नौशेरो फिरोज में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहात मुतासिर, सैकड़ों मकानात ज़ेरे आब, कब्रिस्तान भी पानी में डूब चुके। मकीनों की माल मवेशियों के हमरा महफूज मुकामात पर नकल मकानी जारी है। जैकबाबाद में छतें और दीवारें गिरने से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हुए। सजावल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद चल बसे। भिरिया सिटी में मुतासरीन ने मुकामी एमपीए मुराद अली शाह सीनियर के बंगले के सामने खैमे लगा लिए। मेरा घर है ये, मेरी माँ, मेरी पिताजी उस रोड पे पड़े, ना तंबू दिया, ना कुछ दिया, ना खाने को दिया हमको, ना पैसे दिए, हम भूखे मर रहे हैं। खैरपुर में सैलाबी पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक हुआ। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने पानी की निकासी न होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया।
सूबाई वजीर शब्बीर बजरानी ने कंधकोट में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। लोगों ने शिकायतों के अनबाल लगा दिए। दादू में जोही के करीब मेन नारा वैली ड्रेन का शगाफ 2 रोज गुजरने के बावजूद बंद नहीं किया जा सका। शिकारपुर में शदीद बारिशों के बाईस सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। टंडोवाला यार्ड ज़रई अराजी भी सैलाबी रेलों की जद में है। उधर गुड्डू बैराज के बाद सक्कर बैराज पर भी हाई फ्लड डिक्लेयर कर दिया गया है। तीनों बैराजों से निकलने वाली 15 केनाल बंद हैं। सिंध में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और इमदादी कामों में मुश्किलात के बायस पाक फौज से मदद तलब कर ली गई है। सिंध हुकूमत ने एनडीएमए और पाक फौज को खत लिखकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौजी जवानों को भेजने की दरखास्त की है। सिंध हुकूमत का कहना है कि एनडीएमए और पाक फौज पीडीएमए के साथ मिलकर रेस्क्यू अमल को तेज करें। टियारी में इमरजेंसी बुनियादों पर रिलीफ देने और मुतासरीन की मदद के लिए पाक आर्मी की टीम पहुंच गई है। मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए हैं, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया है। लोगों ने आर्मी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। एक बार फिर फौजी जवान, चाहे वो जंग का दौर हो, अमन का हो या फिर तबाहकारियों का, पेश हैं, अपने भाइयों बहनों की खिदमत के लिए आगे हैं। और नशर फिरोज का अल्लाह रखियो सोलंगी बारिश के पानी से मुकम्मल डूब चुका है। कई कच्चे घरों की छतें भी इस वक्त गिर चुकी हैं। मजीद जानेंगे, वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, कितने गांव मुतासिर हुए हैं और क्या कोई इमदाद वगैरह को पहुंचा है, कोई उनकी मदद की गई है? मैं इस वक्त नौशेरा फिरोज जिले की तहसील बिरिया के गांव में मौजूद हूं। यहां पर बारिश ने तबाही मचाई है। लोग अपने मवेशियों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल हो। हमारे साथ बाबा खमीसो खान बिरोई मौजूद हैं। आपका घर जो है वो कितना डूबा है, क्या सूरत हाल है? 6 घर हैं, 6 का हालत खराब है, बिल्कुल गिरा हुआ है। कितना पानी है? पानी कम से कम 6 फुट है। 6 फुट? हाँ, 6 फुट इनके घर पे पानी है। और ये इसीलिए जो है वो वहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकाम की जानिब निकले। ये आप देख सकते हैं, पीछे इनकी फैमिलीज भी आ रही है, वो भी यहाँ से कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जहाँ पे इन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। ये हुकूमत की राह तकते रहे कि हुकूमत आए, कोई इनकी मदद करे, कोई इनकी दाद रसी हो, लेकिन इनकी कोई दाद रसी नहीं हुई। ये बेचारे बारिश के पानी में इसी तरह परेशान घूमते रहे, परेशान होते रहे, ताकि कोई इनकी मदद के लिए आए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा। ये वफाकी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं, ये सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। ये तमाम जो लोग मुखैर हजरात हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आए, मदद करें। इस गोठ का काफ़ी बुरा हाल है, लोगों के घर डूब गए। कितनी मुश्किल हालात में ये लोग यहाँ से जो इनका सामान बचा सकते हैं वो हिजरत करके किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। बारिशों का मजीद इम्कान है, कहा जा रहा है कि मजीद बारिशें होंगी। ना सिर्फ इस गांव की ये सूरत हाल है, इसके आसपास जो दीगर गोठ हैं या उनका भी बहुत बुरा हाल है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको इस तरफ दिखाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सामने तमाम आबादी जो है वो डूबी हुई है। ताहद नगर जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर आपको पानी नज़र आएगा। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जीशान अली से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस थोड़ा गदा गाड़ी से आगे आके अगर आपको हम एक जगह दिखा सकें तो कैसे पीछे घर जो है वो गिर गए हैं और लोग जो हैं वो वहाँ से भी सामान मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पर नौशेरा फिरोज ज़िले में कश्तियाँ भी चल रही हैं, लोग कश्तियों के ज़रिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली हों या दीगर बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनमें सामान लोड किया जा रहा है और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। तो काफ़ी बुरा हाल है सिंध में, ना सिर्फ नौशेरा फिरोज का। मैं आज आपको मजीद और इजला की बात बताऊंगा। लाड़काना, सक्खर, इसके अलावा खैरपुर, शिकंबर, शहदादकुल, वहाँ पर भी काफ़ी बुरा हाल है। समा की टीम कोशिश करेगी कि आपको उन इजला में जाकर वहाँ की सूरत हाल दिखाए कि वहाँ लोग किस हालत में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। खाने पीने को कुछ नहीं है, राशन जो है वो उनका ख़त्म हो चुका है। जो घरों में पड़ी हुई गंदम थी वो बारिश की वजह से भीग गई है, चक्कियाँ बंद हो गई हैं, राशन देने के लिए कोई नहीं आ रहा, इमदाद हुकूमत की तरफ से मिल नहीं रही, खुराक का यहाँ पर मुयसर नहीं है। पहले माजी में जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती थी तो सैलाब मुतासरीन के लिए पकी पकाई देगे आती थी, लेकिन इन देहातों में कुछ नहीं आ रहा। ये लोग निवालों के लिए तरस रहे हैं। गुज़िस्ता 2 रोज से इनकी भूखे और फाका की हालत है, लेकिन किसी को भी इनकी सूरत हाल पर रहम नहीं आ रहा। ठीक है संजय, बेहद शुक्रिया। जहां पर आप मौजूद थे, इंतहाई बुरी सूरत हाल और ये कैमरे के मनाजिर जो हमने आपको दिखाए हैं
अब सोचे जो वहाँ पर ये बर्दाश्त कर रहे हैं, बैठे हुए जो हैं ये लोग जो कि इस गंदे पानी में चल रहे हैं, ये वो लोग जिनका ना अब घर है, ना सामान है, ना मवेशी है, फैसल ना माल है, सब कुछ उजड़ चुका है। खुदा ना खास्ता कभी आपको हिजरत करने की ज़रूरत पेश आई है? अपना घर छोड़ के किसी ऐसे इलाके में मूव करने की ज़रूरत पेश आई है कि जहां आपको पता नहीं हो कि कहीं यहाँ भी बारिश या सैलाब ना आ जाए। इस वक्त ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, ये अंदरून हिजरत कर रहे हैं, अपने घर बार, अपने खेत खलियान, अपनी पुरानी विरासत को छोड़ के ये अमान की जानिब भाग रहे हैं। इनके हाथ जो कुछ आ रहा है वो भाग रहे हैं। सोचिए कि हम घरों में रह के रात बारिशों में हमारे घरों की मजबूत दीवारों और छतों ने हमें पनाह दे रखी, इन लोगों के घर नहीं हैं, इनकी छतें गिर गई, इनके मकान मुनहदम हो गए हैं, इनके मकान बह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और हो सकता है कि दिन में अगर इन पे ये उफ्ताद आन पड़ी हो तो शायद ये फिर जान की अमान जो है वो बचा के चले भी गए हों। लेकिन सोचें कि अगर रात में इन पर ये उफ्ताद आई हो तो फिर क्या हशर होगा। हम शो में आगे चल के आपको अब दीगर सूबों के भी बात बताएंगे। हम अब क्योंकि सिंध की बात कर रहे हैं, कराची की कुछ बात कर लेते हैं। मज़ीद बारिशों की भी यहाँ पे पेश गोई है। ऐसे में कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे आज भी बंद हैं, कल भी बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंटर और जामा कराची के तहत होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। डिटेल्स ये हैं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 और 25 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जामा कराची के तहत बुध और जुम्मे रात को मुलतवी किए जाने वाले पर्चों की नई तारीखों का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। सो कराची में ये है तालीम की सूरत हाल। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे थे सिंध की। अब ज़रा मैं मनाजिर चाहूँगी हम आपको दिखाएं। अब ज़रा हम बात करें बलूचिस्तान की, जहाँ पर बारिशों और सैलाब से मज़ीद 5 अफराद की जानें चली गई हैं। जाँ भाग अफराद की तादाद अब तक के मुताबिक 230 हो गई है और महकमा मौसमियात ने आज से मज़ीद बारिशों की फैसल पेशगोई कर दी है। हम इस पर पहले आपको नूरुल आरफीन की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। बलूचिस्तान में मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बुध से बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खदशा है। कोयटा में सैलाब की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें कायम मकाम गवर्नर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने शिरकत की। इजलास में इमदादी सरगर्मियों और आबी गुजरगाहों पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए इकदाम को तेज़ करने का फैसला किया गया। कहीं पे DC साहबान नहीं पहुँच सकते हैं, इनके लिए यह है कि उस इलाके का बिल्कुल इंचार्ज है और ये सारा जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। कोलू में बारिश के बाइस घर की छत गिरने से बच्ची जाँ भाग, जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। खुजार के इलाके कर्फ में दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ भाग हो गया। कोयटा, कराची और गवादर, रतो, डेरो शाहराह को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सैलाब और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक आईनी दरख्वास्त की समाअत करते हुए मुतल्लिका इदारों को मुतासिरीन तक इमदाद पहुँचाने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि समा की जो टीम्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस वक्त उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां पे इंतज़ामिया नहीं है। और ऐसी हमारी टीम के बड़े अहम रुकन हैं अहमद रहमान ख़ान। बलूचिस्तान का इलाका ओथल, यहाँ लुयानी गोट की सड़क सैलाबी रेले में बह गई है। तो अहमद जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो आपको दिखाता है। जी, बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। लोयानी के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्या सैलाबी रेला था कि वो अपने साथ इस सड़क को बहा ले गया। ये लोयानी गांव जो है वो इसके बाद आबाद था। ज़मीनी राब्ता वहाँ से तकरीबन मुनक़ता जो है वो दिखाई देता है। दीगर दूर दराज रास्तों से अब वहाँ तक जो है वो रसाई मुमकिन है। आप ये देख सकते हैं सड़क जो है वो आगे तक लोयानी गाँव के मकाम तक जाती थी, लेकिन सैलाबी रेला इस रफ्तार से यहाँ तक आया कि इस सड़क को अपने साथ बहा ले गया। कई बस्तियाँ, कई गोट जो है वो इसकी जद में आए। अभी भी इसी सैलाबी रेले से बचाव के लिए इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा अंजुम, उनसे बात करते हैं। हमजा साहब, ये बताइएगा क्या इंतजाम किए गए और कितना नुकसान हुआ सैलाबी रेले से यहाँ से गुजरने से? जी, नुकसान इस तरह हुआ कि यहाँ पर जो गाँव था वो गाँव मिट चुका है
और उसके ऊपर जो आबादी थी वो आबादी भी अब यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हो गई। तो अब यहाँ पर जो नुकसान हो चुका था वो तो हो गया है, लेकिन उसके लिए पैसिव मेजर्स हमने लिए हैं, जिसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल फ़ोर्स एक बनाई और उस फोर्स ने यहाँ पर बंद बचाव का काम किया। अब यहाँ पर हमने फर्दर एक टेम्प्रेरी बंद बनाया है। उस बंद ने कड़ी का काम किया है कि पानी को फर्दर आगे नहीं जाने देंगे। जिस जगह पर हम मौजूद हैं लोयानी गाँव, इस गाँव का रोड के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर एक गाँव था। अब रोड की हालत आप देख रहे हैं, इसी तरह गाँव भी पूरा मिट चुका है। जी, अगर मैं अपने कैमरामैन शाहिद बलोच से गुजारिश करूं कि वो कैमरा राइट टर्न करें, आपको ये दिखाएं। यहाँ पर गांव आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं से लग नहीं रहा, क्योंकि या तो सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है या उसके अलावा सिर्फ मैदान आपको दिखाई दे रहा है। कितनी आबादी थी सर यहाँ पर, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा। लोकल से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं जो यहाँ रिहायशी थे। कितनी आबादी थी इस गाँव की? सर, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी थी। ये जो अभी आपको डोरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आबादी थी, गांव था, यहाँ पे स्कूल थे, एक बहुत बड़ी आबादी थी, लेकिन वो पानी बह के ले गया। अभी ये जो सर बता रहे थे, ये साइड की एक छोटी सी नदी है और ये बहुत बड़ा डोरा जो अलग जाता था, लेकिन इसने कटाव करके एक दूसरे के साथ मिल गया है। अब ये जो छोटी नदी जा रही है वो डायरेक्ट सिटी की तरफ जा रही है और इस नदी के अंदर इतना इस फ्लो को बर्दाश्त करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बहुत तंग है और इतनी बड़ी वसी नदी अगर इसके अंदर आ गई तो ये आगे की तरफ भेला की सिटी की तरफ और इससे आगे बहुत सारे गाँव, बहुत सारे इलाके जो तबाही हो सकती है। इस वजह से सर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब हालिया बड़े अप्रिशिएट हम इसको करते हैं। ये वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे राब्ते में रहे। अब अल्लाह की तरफ से जो होना होता है वो तो हो गई, लेकिन हमारे साथ बड़ा ताउन किया, लोगों की बड़ी दिलजोई की और आप लोग भी आए। तो ये सारी सूरत आपके सामने, उस तरफ भी कटाओ, इस तरफ भी कटाओ। ये डोरा फिर भी एक वसी होने की वजह से अपने पानी के बहाव को कुछ गुंजाइश है इसके अंदर, लेकिन ये जो छोटी नदी है इसके अंदर इस बड़ी नदी का दाखिल होना और फिर ये ओवरफ्लो करता हुआ जाएगा। लोगों के घर रहें, लोगों की आबादियाँ हैं, लोग जहाँ सदियों से रह रहे होते हैं वहाँ तक ये पानी जाकर उनके घरों को तबाह करेगा। जी बिल्कुल। अभी बेला शहर को बचाने के लिए इंतजामात ये किए गए हैं कि कड़ी जो है वो बनाई गई है, जो कि यहाँ की एक इस्तिलाह है कड़ी। बेसिकली वो एक बंद का काम करती है कि जो पानी ख़ास तौर पे आपने देखा कि नोरा डोरा से गुज़रता हुआ बड़ी स्पीड में पानी गुजर रहा है, तो अगर ये किसी और मकाम से बढ़ना शुरू होता है आगे, तो उस मकाम पर जो है वो कड़ी का सिस्टम जो है वो बनाया गया है, यानी कि मिट्टी और पेड़ लगाकर जो है वो उसको जगह को बंद किया गया है ताकि पानी आगे की जानिब यानी कि बेला शहर को उससे कोई ख़तरा ना हो। तो ये इंतजामात जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोयानी के मकाम पर कई गाँव इस वक्त सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, पानी है या फिर साफ़ मैदान है। जी ठीक है अहमद भाई, आपका अभी हमने आपको सूरत हाल दिखाई बलूचिस्तान की, सिंध की। अभी लेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको पंजाब की सूरत हाल दिखाएंगे, क्योंकि हमारी टीम्स हर जगह मौजूद है जहां जहां सैलाब से तबाहकारी हैं। समा की टीम पहुंची है पहले, उस चीज़ से पहले पहुंची है जो कि शायद हुकूमत या इंतज़ामिया को पहुंच जाना चाहिए था और लोगों की इमदाद कर देनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। हमारी टीम्स पहुंची, क्या मनाजिर देखे पंजाब के, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, साथ रहिएगा। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं नया दिन में, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सिंध और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी। अब हमारा और आपका प्यारा वसेब, हमारा जनूबी पंजाब, वहाँ भी सैलाब तबाही मचा रहा है। राजनपुर शहर 80% डूब चुका है। टेरा गाजी खान में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासिरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। जुनूबी पंजाब के बेशतर अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ। कोई सलेमान की जानिब से आने वाले सैलाब के बाइस कराची था पेशावर कौमी शाहरा पर कोटला ईसन के मुकाम पर शिगाफ पड़ गया, जिससे अतराफ की बस्तियां डूब गईं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। टेरा गाजी खान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने मरीज को चारपाई के साथ बांधकर रस्सियों के जरिए पुल की दूसरी जानिब मुंतकिल किया। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान रास्तों की बंदिश की वजह से हेलीकॉप्टर पर दूर इफ्तिदा कबायली इलाकों में लोगों की मदद को पहुँच गए।
राशन और दीगर इमदादी सामान पहुँचाया। डेरा गाजी खान समेत नवाही इलाकों में सैलाब की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन होने लगी है। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया हमारे रिपोर्टर मुकर्रम खान ने। मुकर्रम, बताएगा इस वक्त आप जिस जगह मौजूद हैं वहाँ क्या मनाजिर है, लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और कुछ इमदाद पहुँची इन तक? मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान का नवाही इलाका है लोहार वाला, और यहाँ पर जो मनाजिर देखने को मिले हैं कि एक तो सैलाब ने बहुत ज़्यादा यहाँ तबाही मचा रखी है। कोहे सलमान की जानिब से यहाँ पर आने वाला जो सैलाब है उसने यहाँ पर सैकड़ों घरों को जो है वो सफ़ा हस्ती से ही मिटा दिया। बस्तियां जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं और बेशुमार लोग जो हैं इस वक्त भी जो है वो फंसे हुए हैं। और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर भी दिखाएं कि लोग जो हैं वो इस वक्त बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं, और उनके पास रास्ते ख़त्म हो गए हैं अपने घरों से जो है वो निकल कर दूसरी तरफ जाने के लिए, साफ़ जगह महफूज मकाम की तरफ जाने के लिए। और उसके साथ साथ जो घर हैं, जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और उनकी छतें, उनकी दीवारें, उनके सब कुछ ख़त्म हो गया। फसलें मुकम्मल तौर पर यहाँ जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे खुराक की किल्लत बहुत ज़्यादा इसका लोगों को परेशानी है खुराक की, क्योंकि खुराक ना होने की वजह की एक बड़ी वजह यह है कि ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और जो जवान हैं वो अपने सरों के ऊपर। जी मुकर्रम, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कहिए कि हम दोबारा वो मनाजिर दिखाएं। एक बुजुर्ग है आपके अक़ब में, वो कितनी मुश्किल से वो जा पा रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने कहूँगा कि ये बुजुर्ग जो हैं, ये ज़ईफ़ुल उम्र जो है वो बुजुर्ग, वो इन कम अज़ कम भी और इनकी एज और कुछ नहीं तो तकरीबन कोई 65 से 70 साल ज़रूर होगी। और लेकिन वो इस सैलाब में जो हैं वो अपने घर के रास्ते की तरफ जा रहे हैं और शदीद मुश्किलात में हैं। और इन लोगों को कुछ नहीं पता कि इनका घर का सामान कहाँ गया है, इनके माल मवेशी कहाँ गए हैं और इनका जो है ये खाएंगे क्या, ये पिएंगे क्या। बिल्कुल मुकर्रम, मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि ये अपना खाना पीना किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि यकीनन छोटे बच्चे भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी और बड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन का, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन हो, उनका इस तरह की सिचुएशन में मैनेज करना, बच्चों का मैनेज करना, क्योंकि बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फिर ऐसे एरियाज़ में होती है। तो ये चीज़ें ये लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और कोई पहुंचा है इन तक अभी तक या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो खुराक की किल्लत बहुत ज़्यादा है, बीमार बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इलाकाई जो यहाँ के मकामी लोगों से जब बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहना है कि रास्ते ख़त्म है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ख़वातीन जो हैं वो यहाँ से कोसों दूर कुछ आगे करके जो है वो यहाँ मुकम्मल पानी आ चुका है, तो वो बोट्स के ज़रिए वहाँ पर जाना होगा। तो वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो छतों के ऊपर बैठी हुई हैं और सिर्फ जान बचा कर, उनके पास इतना वो रेस्क्यूअर जो हैं वो वहाँ पर ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। और हस्पतालों में तो एमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन हस्पतालों तक मरीजों को लेकर जाना एक बहुत बड़ी परेशानी है इंतज़ामिया के लिए, लोगों के लिए ख़ास तौर पर। और खुराक नहीं है और लोग जो हैं यहाँ पर ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खुराक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो कंडीशन है वो काफ़ी परेशान कुन हो चुकी है और लोगों के चेहरों के। मुकर्रम, आपने भी मनाजिर दिखाए, एक बुज़ुर्ग इतने पानी में जा रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी तो नाफिज है, लेकिन अस्पतालों तक लेके मरीज़ों को जाएगा कौन? मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं, यहाँ की इंतज़ामिया कहाँ है, आपको नज़र आई? यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई जो वो इक़दामात नहीं किए जा रहे। मकामी लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जितने दिन से भी यहाँ पर सैलाब आया हुआ है, मकामी लोग या अवामी नुमाइंदे जो वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, वो इनसे पानी का बूंद और खुराक की एक निवाले तक का भी पूछने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे। रेस्क्यूअर का एक कैंप ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन मेडिकल कैंप भी अगर है तो वहाँ पर ना तो कोई अद्वियात दिखाई दी, ना ही कोई सांप के काटने की कोई वैक्सीन वहाँ पर नज़र आई, ना ही वहाँ पर कोई बिच्छू, क्योंकि ये पानी है तो यहाँ पे सैलाब का पानी है। हाँ मुकर्रम, ये आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। जहाँ पे एक जानिब बीमारियाँ हैं, यहाँ तो हम अपने शहर के तक देखें तो मच्छर मक्खी से हम परेशान होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन के तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब इन इलाकों में सैलाब आता है तो मच्छर मक्खियाँ नहीं आती, यहाँ से बिच्छू भी आते हैं, यहाँ सांप भी आते हैं। मुकर्रम, ऐसा ही है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके लिए जो मेडिकल कैंप्स हैं वहाँ पर ना तो कोई वैक्सीनेशन मौजूद है और ना ही कोई इस हवाले से कोई मेडिकल कैंप में कोई डॉक्टर्स वगैरह मौजूद हैं। और छोटे छोटे बच्चे वो इस पानी से होकर यहाँ पे जवान जो हैं वो होकर जो है वो महफूज मकामात की तरफ सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई हमें कुछ खाने को दे दे और यहाँ से खाना उठा के वापस जाएं और जाके जो खवातीन घरों में बैठी हैं छतों के ऊपर या दीवारों के ऊपर उनको जाके वो कुछ ना कुछ दे दें ताकि वो थोड़ी देर के लिए जो है वो कुछ और वो सफर कर थोड़ा सके, सा आसरा हो जाए, थोड़ा सा है। उनको सहारा हो जाए। ठीक है मुकर्रम, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो आपने बताए ये मनाजिर ऐसे हैं जिसको देखने के बाद शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतजामिया या वो लोग जो कि वोट के लिए तो आते हैं या वो लोग जो कि इलेक्शन के टाइम पे तो हर तरह की मदद फराहम करते हैं, ये वक्त है इंसानियत के नाते ही कुछ कर लें। क्योंकि हम तो अपने तौर पे जितना दिखा सकते हैं, हमने बलूचिस्तान भी दिखाया, सिंध भी दिखाया, पंजाब भी दिखाया। हम चाहते सिर्फ इतना है कि इन लोगों को 100% ना सही एटलीस्ट फैसल 60-40% तो इनको सहूलियत दी जाए, इनको रिलीफ दिया जाए। इनकी बुनियादी सहूलियत जो है, जो वोट देने वाले हैं वो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन जो वोट लेने वाले हैं मुझे माजरत के साथ कहना पड़ा कि उन्हें कुछ नहीं हो, उनकी कुर्सियां सलामत है। तो ये कुर्सियां सारी ज़िंदगी सलामत नहीं रहती, आखिरत को याद करें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बताएं कि कराची में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसको आगे ले जाने की भी बात की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे, सारा अमला जो है वो मौजूद होगा। ये एक अलग चीज़ है, मगर जो आप ये मनाजिर देख रहे हैं ना, ये वो मनाजिर है जो कि बारिश के बाद पैदा हुए हैं। ये बारिश से पहले थे कुछ कम, लेकिन बारिश के बाद बहुत ज़्यादा हो गए। ऐसे में साथी एंकर फैसल करीम गए कराची शर्की के गुलिस्तान जौहर और उन्होंने हर गली और हर कूचे का विज़िट किया। अब उनको खड्डों ने, गढ़ों ने उनका इस्तकबाल किया। ये गलियां किस तरह से नज़र आती हैं, ये क्या मनाजिर हैं, फैसल ने वहाँ पर क्या कुछ देखा। पानी वहाँ खड़ा था, गंदगी, ये मच्छर है और इसके अलावा मस्जिद यहाँ पर, और इसी गंदे पानी में ये जो नमाजी भाई हैं हमारे ना, जिन्होंने नमाज़ पढ़ने जानी, वो इसी गंदे पानी से गुजर के जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कि फैसल ने क्या देखा था यहाँ पर। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची शर्की, कराची ईस्ट, और ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है। और गुलिस्तान जौहर के अच्छे इलाकों में से एक बताया जाता है ब्लॉक 3 और ऊपर ब्लॉक 3A। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो अंदर की गलियां हैं उसमें भी गटर का पानी पूरा जमा हुआ है। गाड़ियाँ कितने मुश्किल से आती जाती हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये अंदर की गलियों का ये हाल है। और ये जो गली के अंदर एंट्री है उसमें भी गड्ढे हैं, खड्डे, बल्कि वहाँ तो सड़क का नामो निशान नहीं है। यहाँ की हर गली में गड्ढा है, खड्डा है, एंट्री पे, एग्जिट पे और गली के बीच में। आइए आपको दिखाते हैं। अभी हमने आपको एक गली दिखाई थी, अब ये दूसरी स्ट्रीट है और दूसरी स्ट्रीट का भी यही हाल है। ये आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। ये लाइन भी आपको नज़र आ रही है और ये कह लीजिए कि पहली गली है इस ब्लॉक की और यहाँ की भी कंडीशन आप देख रहे हैं। अच्छा, ये सबसे नया रोड बना है, न्यूली, सबसे ज़्यादा इन गलियों में सबसे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है वो ये वाली है। किस तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं और क्या यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है? इलेक्शन होते हैं तो सब आ तो जाते हैं, वोट दे दें, लेकिन उसके बाद सूरत हाल इस कदर ख़राब रहती है। चलिए, एक गली से दूसरी गली का जो ये लिंक रोड टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ला या सैलाब आया तो पूरी रोड बहा के ले गया है। ये यहाँ के लोगों की किस्मत है, यहाँ के मकीन की किस्मत है। अब सोचें कि यहाँ पे कोई गाड़ी लाता होगा, वो किस जिगर, गुर्दे और दिल के साथ लाता होगा। एक ऐसी गली जहाँ पे एक मस्जिद है, मैं उसकी भी आपको कंडीशन दिखाता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर हम वहाँ से जा सकें, क्योंकि यहाँ से तो मैं नहीं जा सकता। और ये सूरत हाल है। एक ब्रेकर है छोटा सा, इस पे मैं खड़ा हो पाया हूँ। इस गली में मस्जिद है, मस्जिद, और मस्जिद की गली का आप हाल देख रहे हैं। चलिए फ़र्ज़ कीजिए
कि कोई नमाजी नमाज के लिए जा रहा है तो वो इस तरीके से यहाँ पे नमाज के लिए जाएगा। पहली बात तो ये कि वो यहाँ से जा नहीं सकता, तो वो इस बेचारी क्यारी का सहारा लेगा। अब क्यारी में जाने का मसला ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पोल भी है, तो आपको इससे बच के जाना है। फिर जब आप यहाँ से बचा के आधा रास्ता कवर कर लेंगे, उसके बाद अभी मंजिल और आगे है। ये गटर का पानी जूं का तू पड़ा हुआ, यहाँ के रिहायशी कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ से बालातर है। और यहाँ पे मैं अब आ गया हूँ और ये मेरे सामने ये रही मस्जिद। ये है मस्जिद। यहाँ पे लोग किस तरीके से नमाज़ पढ़ने आते होंगे, कैसे वो अपने कपड़े बचा के आते होंगे। ये पाइप्स तो आ गए हैं ये पाइप्स लेकिन अब आए हैं। काफ़ी अरसे से, काफ़ी वक्त से इस गली का अशर ऐसे का ऐसा ही है, जू का तू है। कभी पानी निकल जाता है यहाँ से और कभी पानी नहीं निकल पाता है। ये है सूरत हाल यहाँ की। अभी आपने देखा एक बच्चे की जो पैर था वो इस गटर के तालाब में चला गया था। तो बेटा कब से ये मामला? ये तकरीबन जब से बारिशें शुरू हुई हैं उस वक्त से चल रहा है। ये इधर पुरानी लाइनें हैं, 30 साल पुरानी लाइनें हैं। ये मस्जिद भी बहुत पुरानी है। इधर जब भी बारिश होती है इधर हमेशा पानी खड़ा होता है। ये मसला तो मैं गुज़श्ता 8 साल से हूँ यहाँ पर, इसी तरह चल रहा है ये मसला। हर बारिश में इस तरह का पानी जमा हो जाता है या गटर उबल रहा होता है। कराची को कराची के नुमाइंदों के हवाले करें, कराची वालों के हवाले करें। आप बाहर से लोग लाके बिठाते रहें, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप यकीन करें हमारा मस्जिद में आना जाना बंद है। इस मेन स्ट्रीट की वजह से पानी खड़ा हुआ है और गटर उबल रहे हैं और यहाँ कोई परेशानी हाल नहीं है। कराची ऐसा हो गया जैसे खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 2 में बमबारी हुई थी ना मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसे ही यहाँ पर हो गई है। गाड़ियों का हशर बुरा हो चुका है और गलियों में तो आपने देखा वहाँ के लोग परेशान है, कह रहे हैं कि बारिशों की वजह से ये तमाम तर मामला हुए। लेकिन यहाँ बारिश हो या ना हो, कॉन्टिनेंटल की ये पट्टी ऑफ रोड ही रहती है। कब से रहायश पजीर है? मुझे 12 साल हो गए हैं यहाँ। और 12 साल में ये अभी हुआ है, पुराना मसला? देखें पहले इतना मसला नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बारिशें होती हैं तो ये गटर लाइंस जो हैं ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ बारिश का पानी है वो भी यहाँ आ जाता है। बच्चे सारे बीमार हैं। आप मतलब किसी घर से भी पूछेंगे सबके बच्चे बीमार हैं, सबके बच्चे जो हैं वो परेशान हाल हैं। मतलब हम अब ये सोच रहे हैं कि हम जाएँ कहाँ, मतलब या तो घर छोड़ के चले जाएँ या ये शहर छोड़ के चले जाएँ। तो मैनी टाइम हमने कंप्लेन की है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मगर कोई सुनवाई नहीं है इसमें। और बरसात के बाद जो बुरा हाल हुआ है इस इलाके का कि यहाँ पर रहने को दिल नहीं करता। इतने मच्छर, इतने वो, ये तो समझ लें एक कच्ची आबादी की तरह हमारा घर बन गया है। तो ये आप देख रहे हैं, अगर मेरे अक़ब में आप देखें तो आपको लगेगा कि हम मंगो पीर में हैं। ये मंगो पीर नहीं है, ये हम गुलिस्तान जौहर में ही है। अब बल्दियाती इंतखाबात है 28 तारीख़ को। जो भी बल्दियाती नुमाइंदा बनेगा उसको ये देखना होगा कि इतने सारे मसाइल हैं और ये मसाइल हल कैसे होंगे भी या नहीं। सिर्फ वादे दावे होंगे और अगले बल्दियाती इंतखाबात तक के लिए रुकना पड़ेगा। इसके लिए हमें और आपको भी रुकना पड़ेगा। ये जो हमने आपको मनाजिर दिखाए कराची के, ये सिर्फ कराची का एक इलाका है। और फैसल, मैंने सुना है बड़ा पॉश इलाका है कराची का, 7-8 करोड़ से नीचे का यहाँ पे घर नहीं है। जगह जगह ऐसी हालत है। आप देखें कि वहाँ के हालात क्या हैं। एक गली नहीं बची, कोई एक गली। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के हमारे पास बहुत कुछ बचा है आपको दिखाने के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि 2 बूंद आपके बच्चों को हमेशा की माजूरी से बचा सकते हैं। वालिदैन प्लीज़ गफलत ना दिखाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा मुहिम जारी है।
4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ है और ये बड़ा ज़रूरी है। हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार, यानी कल भी हमने कहा, आज भी कहा और समा बार बार ये आपको पैगाम दे रहा है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का सेफ मुस्तकबिल चाहते हैं तो फैसल बच्चों को ये 2 पोलियो के कतरे पिलाना या फिर उसकी वैक्सीन लगवाना बड़ा ज़रूरी है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इंसदाद पोलियो मुहिम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ये बड़ा अहम मामला है डॉक्टर साहब, आपको हमसे ज़्यादा ये बेहतर पता है कि जहाँ पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो चुकी है, वहीं पाकिस्तान में हम पूरी मेहनत, पूरी जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये दोबारा केस आ जाता है। प्लीज़ फरमाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है, और ये हमारे लिए बड़े एम्बैरसमेंट का मकाम है कि हमें ऐसे मुल्कों के साथ क्लब किया जाता है जहाँ पे जो सेहत का निज़ाम इतना अच्छा और डेवलप नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है। सर, ये 5 रोज़ा मुहिम जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में चली है, इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि कभी कभी दूर दराज के इलाके ऐसे होते हैं, और स्पेशली मेरा कंसर्न है वो पेरेंट्स जो कि दरवाज़ा खटखटाया जाता है लेकिन दरवाज़ा खोलते नहीं हैं, इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि बच्चे को पोलियो के ख़तरे पिलाए जाए। उन पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाएगा? जी यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हर मुहिम में हम 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाते हैं, लेकिन 2 लाख 3 लाख बच्चे ऐसे बच जाते हैं जो वालिदैन रिफ्यूज़ करते हैं या वो एब्सेंट होते हैं, कहीं और चले जाते हैं, पोलियो टीमों को अवॉइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कतरे नहीं पिला सकते और उनमें वायरस मौजूद रह जाता है, वो फिर दोबारा कम्युनिटी में फैल जाता है। और अगर आपको याद हो तो पिछले 2 साल सिर्फ पोलियो का एक केस हुआ था और उसके बाद 15 महीने तक पोलियो का कोई केस नहीं हुआ था, लेकिन इस दौरान माहौलियाती नमूनों में साउथ केपी में ये वायरस पाया जा रहा था। तो हमारी कोशिश यही थी कि उसी इलाके में इस वायरस को डिफीट करें और वहाँ की तमाम पॉपुलेशन को इससे वैक्सीनेट करके सेव कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। और अब ईद के बाद जब पॉपुलेशन मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में हुई है, लंबी ईद की छुट्टियाँ थी, तो उसकी वजह से ये जो पोलियो वायरस है वो पाकिस्तान के दूसरे अजला में भी पाया गया है, ख़ासकर बहावलपुर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, नौशहरा, स्वात, पेशावर, इन शहरों में पाया गया है। अब हमारे लिए ये बहुत अहम है कि ये जो हमने कैंपेन शुरू की है तमाम अजला में और बिलखुसूसन इन अजला में जहाँ पे ये वायरस की मौजूदगी पाई गई है, वहाँ हम तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम उन वायरस को बच्चों को पोलियो करने से बचा सकें। डॉक्टर साहब, मैं इस मौके पे एक तो अपनी टीम की तरफ से भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन लोगों को, उन वर्कर्स को जो ना सिर्फ शहर बल्कि गांव देहात, दूर अफ्तादा इलाकों, सहराओं में, दरियाओं के से पार होते हुए और बर्फ़ के बीच से होते हुए वो आपकी टीम जो माशाल्लाह से ये तमाम तर काम कर रही है। मैं चाहूँगा ये थोड़ी तादाद भी बताइए, कितनी आपकी ऑन फील्ड टीम है, कितनी तादाद है उनकी? जी शुक्रिया। हमारी इस कैंपेन के दौरान 3,60,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स जो हैं वो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 मिसालें देना ज़रूर पसंद करूँगा कि एक, जब पिछली कैंपेन में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पोलियो की टीम पे हमला हुआ, 2 पुलिस वाले शहीद हुए, एक हमारा पोलियो वर्कर शहीद हुआ, लेकिन उससे अगले दिन ही उस शहीद वर्कर के वालिद ने बच्चों को कतरे पिला के पोलियो कैंपेन को जारी रखने का अज़म किया और दूसरे दिन वहाँ कैंपेन शुरू हो गई। इसी तरह इस कैंपेन के दौरान टांक में हमारे पुलिस वाले जो हमारे पोलियो वर्कर की हिफाजत पे मामूर थे उनको भी शहीद किया गया है, लेकिन माशाल्लाह पुलिस का भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का भी अज़्म व हौसला और हमारे वर्कर्स का भी अज़म कि उन इलाकों में भी उन्होंने कैंपेन को रोका नहीं है कि हम टेररिस्ट को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे।
दूसरी बात ये है कि जब आप हमारे पोलियो इमरजेंसी में जाएं तो जो सबसे पहली तस्वीर आपको नज़र आती है वो उन 50 शहदा की है, पोलियो वर्कर्स और पुलिस कांस्टेबल जो हमारी पोलियो टीमों की हिफाजत में जिन्होंने जान का नजराना दिया है। तो ये जो पोलियो प्रोग्राम है इसमें हमारे वर्कर्स की अनथक कोशिश ही नहीं है बल्कि उनकी जान का नजराना भी शामिल है। सही। अच्छा सर, अगेन वही कि जितना बेहतरीन काम किया जा रहा है इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अच्छा, हम एक विंडो में ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि बहता पानी है तेज़ी के साथ, उसमें भी पोलियो वर्कर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। सर मैं चाहूँगी कि अगर हम पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से ज़रा आप मुझे बताएं, क्योंकि हमने देखा कि स्पेशली KPK में ये केसेस रिपोर्ट हुए कि फायरिंग की गई कभी ख़वातीन पोलियो वर्कर्स पर, कभी मेल पोलियो वर्कर्स पर। तो इस दफ़ा क्या उनकी सिक्योरिटी के प्लानिंग में कुछ चेंजिंग्स हमने देखी, उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया गया? जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो पिछले हफ्ते उन्होंने एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि पोलियो टीमों को पहले से भी ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी और इस दफ़ा उन इलाकों में जहाँ जहाँ पे इस तरह के खदशात मौजूद हैं वहाँ पे पुलिस और आर्मी की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा की गई है और ताकि पोलियो की टीमों को उनसे महफूज रखा जा सके। लेकिन आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि पोलियो की टीमें जो आपके घर घर आती हैं वो किस तरह की फ़ियर की एटमॉस्फेयर में काम कर रही होती है और अगर वो इस हालात में भी अगर आपके दरवाज़े पे आती हैं तो वो सिर्फ़ आप हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो सिर्फ़ चंद पैसों के लिए नहीं आती। पोलियो प्रोग्राम उनको ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं देता है लेकिन वो उनका जज्बा है। मैं कल भी एक टीम से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी इंसल्ट भी की जाती है, बाज़ घरों में औरतें गालियाँ भी निकालती हैं, लेकिन हम भी उस घर में फिर भी दोबारा जाते हैं टू मेक श्योर कि वो जो छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, हम उसको कतरे पिला सकें ताकि वो बड़ा होकर चलता फिरता एक सेहतमंद नौजवान बन सके और माशरे में अहम किरदार अदा कर सके। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका, हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब की टीम है जो कि पूरी इस वक्त मुल्क में काम कर रही है और ये टीम अपने लिए नहीं आपके लिए काम करनी है क्योंकि आपने फ़ैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। हमारे नुमाइंदे इरफान उल हक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार है। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। रात गए से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, सुबह कहीं कहीं बहुत तेज़ बारिश भी हुई, कहीं हल्की बारिश हुई। तालीम इदारे बंद होने की वजह से भी एक ट्रैफिक का हमें जो दबाव है वो कम नज़र आया, लोग भी कम निकले हैं अपने घरों से। मैं इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। देखिए, आप देख सकते सी बारिश भी हो रही है और जो मामूल से कम हमें यहाँ हाजिरी नज़र आ रही है। वकला हैं, साइलिन हैं, वो कम आए हैं, चूँकि बिलखुसूस मोटरसाइकिल पर आने वाले और जो गाड़ियों पर आने वाले लोग हैं वो तो किसी हद तक पहुंच पाए हैं, मगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मंजिल तक या दफातर तक जाने वाले लोग हैं वो शायद कम निकलें। जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। नुमाइश है, गुरु मंदिर है, इसके अलावा नाजमाबाद है, KDA चौरंगी है और फेडरल बी एरिया के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ज़िला वस्ती के इलाके और ज़िला साउथ में आप सदर है, मेन इम्प्रेस मार्केट है। इसके अलावा हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है, हाई कोर्ट के अतराफ़ में भी कहीं कहीं पानी मौजूद है। लिहाजा अगर ये बारिश तेज़ होती है और मज़ीद देर तक बारिश होती है तो ये वैसी सूरत हाल होने का ख़दशा है जैसे कि आमतौर पर तेज़ बारिश के बाद हो जाता है। जगह जगह पानी मौजूद होता है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। जी ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ऐसे इलाके में आपको लेकर चलते हैं जहां पुलिस एहलकार और उनके ख़ानदान पर मौत के साए मंडलाते रहते हैं। वो हर वक्त किस खौफ का शिकार रहते हैं, अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में जानिए।
घर महफूज होता है जहां आपको सुकून मैसर हो। लेकिन अगर यही घर आपको किसी भी वक्त हादसा पेश आ जाने की ज़हनी अजियत में मुब्तला रखे तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। यही हाल है कलाकोट पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर पुलिस एहलकारों और उनके अहले खाना का। कलाकोट पुलिस लाइन में गुज़िश्ता माह 6 साल का मोहम्मद उमर जान से जा चुका है। बारिशों में इन मखदूश क्वार्टर्स में रहने वाले हर वक्त ये दुआ करते हैं कि ऐसा सानिया दोबारा किसी के साथ ना हो। उमर घर के सहन में बारिश में नहा रहा था कि चौथी मंजिल से गिरने वाला स्लेब उसके सर पर लगा। 10 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गया। इंतकाल के बाद भी किसी अफसर को कोई ख्याल ना आया। ना तो मोहम्मद उमर के वालिद पुलिस एहलकार अशरफ के दुख में कोई शरीक हुआ, ना ही क्वार्टर्स की मरम्मत का कोई काम शुरू किया गया। नहा रहा था बारिश में, उस पत्थर आके गिरा, उसको तो होश ही नहीं आया। अफसरान को खुद चाहिए सोचें कि आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, कल और किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हालत आप देख रहे हैं क्या हालत है इन क्वार्टरों की। बहुत याद आता है। उमर के इंतकाल के बाद से बच्चे बोलते हैं कि यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ से घर ही छोड़ दें आप। खौफ आता है उन्हें। बिल्कुल, अब सरकारी घर हैं, कहाँ जाएं। पुलिस लाइन की बिल्डिंग्स में दरारें पड़ चुकी हैं। छतों का प्लास्टर गिर चुका है, सरिये तक नजर आने लगे हैं। ना ही कचरा उठाया जाता है और बारिशों में कई फीट पानी जमा हो जाता है। पानी के लिए बनाई गई टंकी का एक हिस्सा भी गिर चुका है। लेकिन शायद महंगे और अच्छे इलाकों में बड़े घरों में रहने वाले पुलिस अफसरान को पुलिस क्वार्टर्स के इस बुरे हाल का इल्म नहीं है। ख्याल 80 साल हो गए, किसी ने रंग की बुर्छी नहीं मारी और पुलिस वाले से काटते हैं। वो तो बड़े बड़े खा जाते हैं, पता नहीं, हम इंतजार ही करते रहते हैं। ना कोई गाड़ी आती कचरा उठाने, ना कोई गाड़ी आती है पानी निकालने के। लोग अपनी मदद के तहत पानी निकालते हैं नीचे वाले घरों तक। इतनी बारिश होती है कि सीवरेज का निज़ाम भी हमारी पुलिस लाइन का ख़राब है। पूरी बिल्डिंग जो है एक किस्म की ये समझो कि ख़त्म में नाकार आए, मतलब भी गुजारा कर रहे हैं। और क्या, बहुत टाइम हो गया बिल्डिंग को रिपेयर वगैरह नहीं हुई, सारी खस्ता हालत है। कलाकोट पुलिस लाइन की बिल्डिंग का कोई एक जीना नहीं जो दुरुस्त हालत में हो। हर वक्त पुलिस एहलकारों को यही खौफ रहता है कि उनके बच्चों पर जीने का कोई हिस्सा ना गिर जाए। सर जीना उतरते चढ़ते यही डर होता है, खौफ होता है कि अभी कभी भी ये सीढ़ियाँ ना गिर जाए। बस यहाँ से हम लोग बच्चों का अगर नीचे लेके स्कूल वगैरह जाना होता है, ट्यूशन वगैरह जाना होता है, तो हम बच्चों के साथ खुद नीचे उतरते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ना अल्लाह न करे यहाँ से कोई बच्चा गिर जाए। हसास इलाके लियारी में कायम 210 फ्लैट्स पर मुश्तमिल कलाकोट पुलिस लाइन में सिक्योरिटी का भी ये आलम है कि गेट पर चौकी तो बनाई गई, लेकिन वो भी अब कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। कलाकोट पुलिस लाइन में हादसात मामूल बन गए हैं। सिंध पुलिस के स्टेट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ताहाल किसी अफसर ने यहाँ का दौरा तक नहीं किया है। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अमर रहमान खान, समा, कराची। चलिए शो में अब आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने एशियन हैवीवेट बॉक्सिंग का टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ये है तैमूर खान। एशियन हैवीवेट बॉक्सिंग के फाइनल में अपने भारतीय हरीफ विधांत अग्रवाल को शिकस्त दी, टाइटल पाकिस्तान के नाम किया। तैमूर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे उनकी कामयाबी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप, एक भारतीय हरीफ को शिकस्त देना, एक तो ये खुशी, फिर दूसरा उसको शिकस्त दे दी, ये खुशी, तो ये दोनों खुशियाँ किस तरह आपने सेलिब्रेट की,
फील क्या कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फ़ाइट जो थी मेरी इंडिया के बॉक्सर के साथ थी जो कि एशियन हेवीवेट टाइटल के लिए थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए विन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 14 अगस्त का महीना था और 14 अगस्त के लिए मुझे पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से था। अच्छा तैमूर, मैं आपकी तस्वीरें भी देख रहा हूँ, आपने पखोल भी पहनी हुई है। तैमूर भाई, आपका ताल्लुक़ किस रीजन से है? जी, मेरा ताल्लुक़ तो बेसिकली KPK से है, और लेकिन मैं रहाइश पजीर जो है इस्लामाबाद से हूँ। हाँ, और लेकिन वो जो आपकी जो ट्रेडिशन है ना, वो आपने जब वेयर की है बेल्ट के साथ, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अच्छा तैमूर भाई, ये मुझे बताएं, कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रूटीन होता है आपका, ये बताइए। ट्रेनिंग तो मैं लास्ट तकरीबन 15 ईयर्स से कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट भी इस्लामाबाद से की थी। और बॉक्सिंग का जो शौक़ मुझे जो है मेरे बड़े भाई की वजह से हुआ, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग की फील्ड में डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हेवीवेट चैम्पियन भी हूँ, और अभी रिसेंटली मेरी जो इंडियन बॉक्सर से साथ हुई एशियन चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह बना। और अभी मुझे काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया के बॉक्सरों के साथ, मुझे काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इनका इंडिया का जो नंबर 1 था उनको मैंने शिकस्त दी। और इंशाल्लाह मैं इंडियन को मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आप एनी टाइम मुझे चैलेंज कर सकते हैं, एनी टाइम आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर आऊँगा फ़ाइट के लिए। तो अभी इंशाल्लाह मेरी आगे जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल कॉन्टिनेंटल के लिए फ़ाइट आ रही है। ज़बरदस्त। अच्छा तैमूर, हैवी वेट चैम्पियनशिप का ये जो मामला है ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा सख्त मरहला होता है। इसके लिए किस तरह से तैयारी की जाती है? लाइक कोई ख़ास पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है? डाइट प्लान किस तरह से मैनेज किया जाता है? जी, ट्रेनिंग तो हमारी जो इस फाइट के लिए थी वो तकरीबन 3 मंथ की ट्रेनिंग थी हमारी, और काफ़ी इसमें मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ हम चलते हैं। हमारी डाइट जो होती थी, और हैवी वेट बॉक्सिंग कोई भी है, अगर वो हैवी वेट हो या लाइट हो, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी फ़िटनेस और कार्डियो। तो कोच ने उसमें हमें हमारी बड़ी मेहनत की, बल्कि हमारी पूरी टीम ने। और इस फाइट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और मेरी फ़िटनेस पीक पे थी। और नेक्स्ट जो मेरी फ़ाइट आ रही है तो इंशाल्लाह मुझे यही जो कौम ने मुझे जिस फाइट में जितना सपोर्ट किया, नेक्स्ट फाइट भी मुझे कौम की ऐसी दुआएं चाहिए होंगी। तो बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ। और अभी रिसेंटली जो है इंडियन का एक बॉक्सर है जसपाल सिंह, वो मुझे काफ़ी चैलेंजेस दे रहा है, तो इंशाल्लाह मैं अब उसको भी जो है शिकस्त दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा तैमूर, ज़रा बताइए कि अब जो है वो MMA की तरफ लड़के बहुत जा रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ लड़के बहुत जा रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत चिज़ल्ड होना पड़ता है और बहुत आपको लीन होना पड़ता है। अच्छा, जब बात आती है हैवी वेट की, तो हमारा पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो आप इस पूरे एशियन सर्किट में कैसा उसको रेट करते हैं? इंडिया से गालिबन इतने अच्छा टैलेंट नहीं आता जितना हमारे पास से आता है। हम ईरान से बड़ा अच्छा टैलेंट आता है, तो मुझे बताइएगा हमारे इस पूरे एशियन रीजन में तगड़े किधर से आते हैं बॉक्सर्स? देखिए, हमारा जो मुल्क है वो मतलब कि कोई भी फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। वो सिर्फ बॉक्सिंग नहीं है, वो रेसलिंग है। जैसे आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की हमने। इसी तरह बाकी जो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, रेसलिंग है, MMA है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। लेकिन हमारी सिर्फ बात अगर इंडिया की जाए, अब इंडिया ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में 3rd पोजीशन ली है मेडल के हिसाब से। असल में इंडिया जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। वो वहाँ पर इंटरनेशनल कोचेज़ मंगवा रहा है, और मतलब फ़िज़िकली और मेंटली जो है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारे कुछ ऐसी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो हम हमारे एथलीट के पास यहाँ पर वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें ज़रा सी भी इसमें पुश दी जाए, हमें ज़रा भी सपोर्ट किया इसमें की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम एशिया में पाकिस्तान हर फील्ड में, जैसे 2004 से पहले जो है हमारे हर मैदान में, वो हॉकी था, वो बॉक्सिंग था, हम एशियन गेम्स के अंदर या कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारी 1st या 2nd पोजीशन होती थी।
तो अभी भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ी सी इस पर तवज्जो दी जाए, हमें बस थोड़ा पुश दी जाए, जैसे मतलब बाकी क्रिकेट को थोड़ा सा की जा रही है, इसका हमें 50% भी थोड़ी एक पुश मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम एशिया में चैम्पियन हर मैदान में बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तैमूर, मुझे बताएं कि समझा जाता है कि हैवी वेट बॉक्सिंग में सिर्फ वेट लिफ्टिंग ज़रूरी होती है, लेकिन कार्डियो की कितनी अहमियत है? देखें, जो हैवी वेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट हैवी वेट ABF एशिया का भी बना पाकिस्तान से। हैवी वेट का जो कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया है कि आप बड़े हों और आप बल्कि हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें वही ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो एक जो रेगुलर बॉक्सर कर रहा होता है, मतलब लेकिन मेरी नज़र में उससे डबल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप डबल वेट कैरी कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर एक फ़ाइटर है वो 60 kg का है और मैं 105 किलो का हूँ, तो मुझे मतलब डबल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ओवर वेट कैरी कर रहा हूँ। और इसमें कार्डियो का जो जैसे आपने जिक्र किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल है कार्डियो का, क्योंकि हमारी बॉडी जितनी होती है तो हमारा जो हार्ट होता है वो तो मतलब साइज़ एक ही होता है, तो वो उसको ज़्यादा प्रेशर ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा ब्लड को प्रेशर देता है, तो उसके लिए हमें कार्डियो की बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और हम जो है हमारी मेन जो चीज़ होती है वो डाइट और न्यूट्रिशन, हमें उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चलना पड़ता है। हमें फैट्स और इन जो चीज़ें होती हैं इनसे थोड़ा अवॉइड करना होता है। अच्छा तैमूर भाई, इंस्पिरेशन कौन है दुनिया में? जिस बॉक्सर से इस वक्त आप पूछ लें, ऑब्वियसली एक नाम तो लेता है, एंड दैट इज़ मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भी आपके इंस्पिरेशन होंगे, इसके अलावा और कौन कौन है, ज़रा बताइए। मोहम्मद अली तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो तो सबका ही फेवरेट रह चुका है। मेरे जो इंस्पिरेशन थी वो तो ऑफ कोर्स मोहम्मद अली थी, लेकिन अभी जो रिसेंटली मेरे जो सबसे फेवरेट बॉक्सर है, जो इस वक्त रिसेंटली वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है, अलेक्जेंडर उज़ीक फ्रॉम यूक्रेन, वो मैं इस वक्त मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह जो है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल इंशाल्लाह, और वो दिन भी दूर नहीं है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का जो है पाकिस्तान के लिए विन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको हम बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। आखिर में मैं सिर्फ तैमूर भाई चाहूँगा कि जो आपके बाइसेप है ना, वो एक बार सिर्फ फ्लेक्स करके दिखाएं, ताकि हम दुनिया को दिखाएं कि जी इस बाइसेप ने जो है वो भारतीय जो जबड़ा है वो तोड़ा है। तो प्लीज़। थैंक यू सो मच तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया, और आपकी अगली फ़ाइट के लिए भी आप बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट की बेपनाह जो है वो इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ की थोड़े से पुश, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी जाए तो फिर थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। जुराइम की दुनिया में घिरी ख़वातीन की इस्लाह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल स्वात में इस्लाही मरकज़ कायम कर दिया गया है। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन स्वात जेल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जराइम की दुनिया के बाद जब लोग जेल के सलाखों के पीछे आते हैं तो उन्हें एक खौफ होता है, और यकीनन जेल खौफ की अलामत होती हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेल स्वात में ऐसा माहौल हरगिज़ नहीं है। यहाँ जो इक़दामात किए गए हैं, तो ये जेल जो है एक किस्म का इस्लाही मरकज़ है, और यहाँ पे इस वक्त हम ख़वातीन के ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हवालाती या कैदी है, उन्हें एक ऐसा माहौल फ़राहम किया गया है कि यहाँ पे वो मुख्तलिफ हुनर सीख रही है। ब्लॉक के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इसमें ऐसी बच्चियाँ हैं जिसको सुई पकड़ना नहीं आती थी, अब वो इंशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ खुद बनाते, खुद भी सीखा है। हमारे साहब भी इन्हें ये बताता है कि जो भी आप इधर से कुछ सीखे तो बाहर जाके आपके काम आएंगे। खाने पीने का सही इंतज़ाम है, डॉक्टर का उनके लिए जो गर्मी नहीं होता वो इधर उनके लिए सहूलियात मौजूद है। बहुत शुक्रिया। जो बच्चे हैं ख़वातीन के साथ, तो वो बाकायदा यहाँ पे उनके साथ रिहाइश पजीर है, उनके लिए खेल कूद का सामान भी मौजूद है। ये एक खातून है जो सिलाई मशीन चला रही है। आपने यहाँ पे आके क्या सीखा है अब तक? माशाल्लाह इधर मैंने सिलाई सीखी, कढ़ाई सीखी, सब कुछ सीखा। मतलब मैं जब इधर आई मुझे सुई पकड़ना नहीं आता था, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर हुनर आता है। जितनी भी ख़वातीन हैं इनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि स्वात जेल जो है ये इस्लाही मरकज़ है, और अगर इस तरह के इस्लाही मराकज़ दीगर जेलों में भी कायम किए जाए तो जो ख़वातीन कैदी होती है या जराइम की दुनिया में जो शामिल होती है, गलती करती है, तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है।
सैयद शहाबुद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। ट्रेंड मुतारिफ करा दिया। तो क्या है वो ट्रेंड? आयशा आता है लाहौर से, वो अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगी। शाही किला आए लोग उस वक्त तक अपनी तफरीह को अधूरा समझते हैं जब तक शाही लिबास पहने, सर पर नुमाइशी हीरे मोतियों का ताज सजाए, हाथ में तलवार पकड़े तस्वीर न बनवाए। ऐसा लगता है कि मैं भी बादशाह बन गया हूँ। अच्छा लग रहा है, एक मेमोरेबल है। यहाँ पे आके पिक्चर्स बनाई हैं जो हम आप आगे जाके अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। लोगों के पास मोबाइल आ गए जिसकी वजह से काम ख़त्म हो गया था, लेकिन वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी हो गया। एक दिन के लिए बादशाह, शहजादा या मलका बनने के लिए सिर्फ 100 रुपए का नजराना अदा करना पड़ता है। शाही मलबूसात पहनकर तस्वीर बनवाने से न सिर्फ फोटोग्राफर्स की आमदनी में बेहतरी आई है बल्कि सयाहों के इश्तियाक में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा तासमा, लाहौर। जी, तो ये हमने रिपोर्ट आपको दिखाई और अब कुछ स्पेशल है। और स्पेशल क्या है? आवाज़ आ रही है फैसल के लिए। आज फैसल की बर्थडे है और केक भी आ रहा है। फैसल हैप्पी बर्थडे। पूरी टीम की जानिब से, हमारे जितने कैमरामैन्स हैं, हमारी पीछे बैठी टीम है जो कितना काम करती है, इतनी मेहनत करती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे होते हैं। फैसल, आपको पता था आज हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं? नहीं, ये देखेंगे, हमने एक सरप्राइज़ दिया है और स्पेशली अरसलान भाई की जानिब से, हैदर मेरे कान बोल रहे हैं, हमारे बॉस जो हैं इरफान भाई, उनकी जानिब से, और अब्दुल रहमान, जितना कंटेंट सामने आ रहा होता है उनकी जानिब से। फैसल, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से कामयाबी की मंजिलें तय करें, तरक्की आपको अल्लाह ताला दे, बहुत सारी खुशियाँ आप देखें। और आज एक और शख्सियत की भी सालगिरह है, पाकिस्तान के बड़े ही नामवर गुलूकार हैं और सज्जाद अली। तो मैं चाहूँगी उनका कोई गाना भी अगर आप गुनगुना दें। ये तो आपने बहुत ही मतलब थोड़ा सा गुनगुना देना, थोड़ा सा गुनगुना। एक तो पहले ही आपने जो है वो मुझे एकदम से हमला कर दिया और दूसरा सज्जाद अली अपनी जो आप 56वीं सालगिरह मना रहे हैं और चलें इस प्लेटफॉर्म से हम सज्जाद अली को भी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, बिकॉज सज्जाद अली वो लेजेंड हैं कि जो जिनके गाने मतलब मेरा बचपन, फिर लड़कपन और जवानी तो अब ख़त्म होने जा रही है, लेकिन उसके बाद भी माशाल्लाह से सज्जाद अली के वो गाने आज तक फ्रॉम द इंसेप्शन बहुत ही बेहतरीन रहे। तो सज्जाद अली को भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। थोड़ा सा गाना ना फैसल की ज्यादती है यार, मतलब हम आपके गाने सुनते हैं, हम आपके फैन हैं, गायकी के आप इस तरह करें। नहीं जी, गाना होगा। गायकी तो नहीं है गायकी, बट क्योंकि माशाल्लाह गाना फैसल बहुत अच्छा गाते हैं। सज्जाद अली की सालगिरह है तो मुझे इस वक्त कोई गाना इसके अलावा जहन में नहीं आ रहा है, बल्कि उनका सबसे फेवरेट और जिसको सुन के जी इस वक्त बड़े लोग और जो इस वक्त 30, 40, 50s में आ रहे होंगे, वो उनके लिए बड़ा ही हैपनिंग गाना था। चलें जरा सुना दे। ओके 3, 2, 1। किसी के कहने में ना आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहाँ को है बताना, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट दिन अपने अपनों में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि समा नया दिन, ये प्लेटफॉर्म हमारा घर है, हमारी फैमिली है, और जब हम अपनी फैमिली में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक ऐसा लम्हा होता है कि ये भुलाए नहीं भूल जाता। केक भी आ गया हुआ है तो मैं चाहूँगी कि ज़रा केक भी आ जाए और फैसल हम केक भी काटें। वैसे फैसल मैं उम्र आपकी पूछ सकती हूँ, कहते हैं ना ख़वातीन से आप उनकी एज नहीं पूछ सकते, लेकिन मर्द हजरात से। फैसल क्या एज होगी आपकी? 86 तो नाम था। चलें जी, मैं ज़रा केक भी ले लेती हूँ, रिसीव कर लेती हूँ। केक भी आ चुका हुआ है और देखिए हम आपको वर्चुअल गुब्बारे भी दिखा रहे हैं। वर्चुअल गुब्बारे भी दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे तो खैर नहीं रख सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि हम वर्चुअल गुब्बारे भी दिखाएं। और फैसल आपकी पता नहीं पसंद का केक है या नहीं है और पता नहीं आपकी पसंद का केक है या नहीं, लेकिन मैंने मंगवा लिया ना, मैंने कहा पसंद आ जाएगा। तो जनाब केक जल्दी से आ जाए, इंतज़ार नहीं हो रहा, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है।
मैं फैसल से पूरे प्रोग्राम में कहती कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। चले जी, हम केक काटने लगे हैं, केक आ चुका है, जल्दी से आ जाए केक। आपसे अब मुलाकात करेंगे हम इंशाल्लाह कल, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फैसल से दोबारा से मैं उनकी एज पूछ लेती हूँ। फैसल एज बता दें। It's 36 और जाते चलें जी, केक भी आ गए, मैं जल्दी से केक भी दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच रजा, जल्दी जल्दी केक लाने के लिए। कराची में बारिश हो रही है मगर फिर भी ये क्या केक आ गए। चले फैसल, अब ये फैसल का बर्थडे केक है और हम ये काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आप अपनी दुआओं में फैसल को और मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।